हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1। डॉक्टर शशांक ने अधीरा को चेक किया तो बोले, अब घाव में काफ़ी आराम हो चुका है। अधीरा, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। हम आज रात तुम्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अधीरा के उदास चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी। मैं अभी से बोलता हूँ और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दे। आज शाम तक तुम्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अधीरा बिना कुछ बोले अपने सिर को हिला दी। थैंक यू सर। डॉक्टर शशांक बाहर निकल कर आए तो तभी राहुल ने दरवाजे को अंदर की ओर धक्का दिया। डॉक्टर शशांक ने गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, कौन हो तुम? और तुम? मैं बिल्कुल भी मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है। दरवाज़ा कैसे खोला जाता है? राहुल, सॉरी सर, अपुन अपनी पत्नी को देख रहा था। वो मेरी मंगेतर इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके गोली लगी है। डॉक्टर शशांक अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए बोला, यहाँ ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं है। शशांक समझ गया ये तो अधीरा की बात कर रहा है। राहुल फिर भी इधर उधर देखने में लगा हुआ था। डॉक्टर शशांक जल्दी से वेटिंग रूम में आया। अभिमन्यु अपने मोबाइल पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ था। शशांक ने दरवाज़ा खोला तो अभिमन्यु अपनी नजरें उठाकर शशांक को देखा। क्या हुआ शशांक? अभी तो तुम इमरजेंसी में गए थे। हाँ गया था, लेकिन तुझे कुछ बताना है। कुर्सी खींचकर बगल में बैठा। यार ये क्या मसला है? अधीरा को कुछ लोग ढूंढ रहे हैं और उसका नाम आरोही बता रहे हैं। उनमें से एक तो लड़का उसका मंगेतर है। अभिमन्यु सुनते ही उठकर खड़ा हुआ। ओह माय गॉड, वो लोग यहाँ तक आ चुके। शशांक, हमें अभी अधीरा को यहाँ से ले जाना होगा, वरना ये चौल के लोग हम पर यही हमला बोल देंगे। डॉक्टर शशांक, तुमने फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ बहुत सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। अभिमन्यु अपनी रिवॉल्वर साफ करते हुए बोला, सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर शशांक, ये टपोरियों के लिए अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी काफ़ी है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मेरी अधीरा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभिमन्यु अपनी जेब से मोबाइल निकालकर माही को ऑर्डर दिया। माही ने जैसे ही अभिमन्यु का कॉल देखा तुरंत रिसीव करते हुए बोली, जी सर बोलिए। अभिमन्यु, आज रात वाइट हाउस को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। माही, जी सर। माही ने जल्दी से अपनी टीम को कॉल करके बताया कि आज बाहर कहीं भी नहीं जाना, हमें वाइट हाउस को सजाने का ऑर्डर मिला है। माही से नीचे के कर्मचारियों ने, जी मैम, आप फिक्र मत करिए, आपका काम हो जाएगा। शशांक अधीरा को दूसरे रूम में शिफ्ट करवाया। मानव राहुल के पीछे लगा हुआ था। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन लेने में लगा हुआ था। अभिमन्यु अधीरा के रूम के पास अपनी नजरें गड़ाए बैठा हुआ था। जब अंदर गया तो अधीरा ने उठने के लिए इशारा किया। उसे लेटे लेटे काफ़ी देर हो चुकी थी। अभिमन्यु से बातें करना चाहती थी, अपने धड़कते हुए दिल की आवाज़ अभिमन्यु को सुनाना चाहती थी, लेकिन सीनियर डॉक्टर ने उठने से क्लियर मना कर दिया। अभिमन्यु ने झुककर अधीरा को मुस्कुराते हुए कहा, देखो अधीरा, कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, तुम आराम करो। वाइट हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शाम होते ही लड़ियाँ लाइटिंग जलना शुरू हो गईं। चमचमाती रोशनी वाइट हाउस को बेहद खूबसूरत बना रही थी। अभिमन्यु ने पहले से ही वाइट हाउस के चारों ओर कड़ी सिक्योरिटी लगा दी थी, जिसमें कोई अंदर न जाने पाए। कल्याणी जी अभिमन्यु को चारों ओर देख ली, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी हॉस्पिटल के दरवाजे पर ब्लैक कलर की मर्सिडीज रुकी।
कल्याणी जी गाड़ी को देखते ही बोली, ये अभी की है, मगर अभी बिना बताए कहाँ जा सकता है। गाड़ी से उतरते ही दो हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड्स कल्याणी जी के सामने आकर हाजिर हुए। चलिए मैम। कल्याणी जी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती और जब तक मेरा अभी इजाज़त नहीं देता मैं किसी के साथ नहीं जा सकती। पीछे से अभिमन्यु अधीरा को व्हीलचेयर पर लिटाए नर्स के साथ आया। क्या हुआ दादी, आप अभी तक यहीं खड़ी हो? कल्याणी जी अभिमन्यु को देखकर बोली, ये सब क्या हो रहा है अभी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी नक्षत्र आकर कल्याणी जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, चलो दादी, आपको मैं सब बताता हूँ। कल्याणी जी नक्षत्र के साथ जाकर गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठी। तभी कल्याणी जी को खाली मैदान से उतरता हुआ चॉपर दिखाई दिया। कल्याणी जी घबराते हुए बोली, ये सब क्या है नक्षत्र? दादी, भाभी यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए उन्हें व्हाइट हाउस ले जाया जा रहा है और हम लोग भी कुछ दिन व्हाइट हाउस में ही रुकेंगे। टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अभिमन्यु अधीरा को आराम से चॉपर में लेटाया। कुछ मिनट में व्हाइट हाउस आ गया। अधीरा आज बहुत खुश थी। तभी उसका हाथ अपनी मांग में भरे सिंदूर पर गया, जो चौंक गई। अभिमन्यु अधीरा का हाथ थामते हुए, तुम्हें कुछ भी सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अधीरा, मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। तभी चॉपर व्हाइट हाउस के ग्राउंड में उतरा। अधीरा चॉपर से बाहर व्हील चेयर पर लिटाई गई और व्हाइट हाउस में एंट्री की। अधीरा की आंखें व्हाइट हाउस को देखकर चकाचौंध हो गईं। ओह माय गॉड, व्हाइट हाउस, ये सच में व्हाइट हाउस ही है ना? बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। वो कुछ पल के लिए अपनी तकलीफ़ भूल गई। अभिमन्यु ने एक रूम हॉस्पिटल की तरह तब्दील कर दिया गया था। सारी मशीनें, हर ज़रूरत पूरी करने का सामान। कल्याणी जी अधीरा के बगल में आकर बैठी, सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अब कैसी हो अधीरा? अधीरा की आंखों में खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। मुस्कुराते हुए बोली, हम ठीक हैं दादी, आप कैसी हो? नक्षत्र स्माइल पास करते हुए बोला, सॉरी भाभी, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था, लेकिन आप तो सच में सुपरस्टार निकली। गोली भी आप पर कोई असर नहीं की। अभिमन्यु ने पीछे से आकर नक्षत्र के कान पकड़ते हुए कहा, ओह, कितना बोलता है ना तू नक्षत्र। नक्षत्र, ओह भाई छोड़ो ना, दर्द हो रहा है, प्लीज़ भाई छोड़िए, मैं तो बस भाभी से मजाक कर रहा था। और जो सच है, आपको जलन क्यों हो रही है? मैं तो मजाक कर सकता हूँ ना, मेरी भाभी हैं। अधीरा अभिमन्यु को इशारा की। अभिमन्यु तुरंत कान छोड़ दिया। अभिमन्यु ने झट से कान छोड़ा। नक्षत्र, वाह, आप तो भाभी के इशारों पर बखूबी समझते हैं। कल्याणी जी दोनों को तंग करना बंद करो नक्षत्र। अभिमन्यु मोबाइल उठाकर बाहर की तरफ गया। मानव को कॉल लगाया। कुछ पता चला मानव? राहुल बाहर कैसे आया? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप मैडम का ध्यान रखिए, यहाँ सब मैं संभाल लूँगा। अभिमन्यु ने व्हाइट हाउस के चारों ओर कड़ी सिक्योरिटी लगा दी थी, जिससे कोई भी अंदर न जा सके। अधीरा अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। तभी उसे अभिमन्यु की परछाई दिखाई दी। अभिमन्यु मस्ती से खुद को मिरर में देखकर डांस कर रहा था। अधीरा थोड़ा सा उचकते हुए देखी तो खिलखिला उठी, हे माता रानी, अभिरुचि डांस, ये खड़ूस जिद्दी डेविल हस्बैंड इतना फनी कैसे हो सकता है? लेकिन घाव की वजह से सिर्फ परछाई देखकर मुस्कुराती रही। नर्स अभी तक क्यों नहीं आई? ड्रेसिंग करने का वक्त हो गया है। कल्याणी जी और नक्षत्र झूले पर बैठकर काफ़ी देर बातें कर रहे थे। तभी कल्याणी जी बोली, बुरा मत मानना नक्षत्र, लेकिन यहाँ जो सुकून है वो तनीषा और ऋषि के साथ नहीं।
हर बात में किचकिचबाजी करने लगती है तनीषा। नक्षत्र कल्याणी जी की तरफ देखा, फिर कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए बोला, सॉरी दादी, आपको मॉम ने सच में बहुत तंग किया है, पर आपने कभी कुछ नहीं कहा। शायद जितनी समझदारी आपके अंदर है उतनी मॉम में नहीं है, और कुछ अच्छा भी हो सकता है तो क्यारा वहाँ जाने का नाम नहीं ले रही। बस वो मौका देखती है चौधरी हाउस में रुकने का। तभी माही ने दरवाज़ा नॉकआउट किया। बाहर इतनी सख्ती थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी बिना आईडी के अंदर नहीं आ सकता था। पंखुड़ी जाकर दरवाज़ा खोली तो माही तेज रफ्तार से अभिमन्यु के रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन कल्याणी जी ने माही को रोकते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, किससे काम है? माही कल्याणी जी को देखी तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए बोली, दादी, मैं माही, अभिमन्यु सर की पर्सनल सेक्रेटरी। मुझे सर को बताना है, आज नर्स जानकी नहीं आएगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल्याणी जी, अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, तुम अंदर जा सकती हो, अभी अपने लाइब्रेरी रूम में बैठा हुआ है, तुम जाकर उससे बात कर सकती हो। माही तेज़ कदमों के साथ लाइब्रेरी रूम में पहुंची। थैंक यू दादी, कहते हुए माही लाइब्रेरी रूम का दरवाज़ा नॉकआउट की। अभिमन्यु अधीरा के ख्यालों से बाहर आया तब दरवाजे की आवाज़ सुनाई दी। उठकर दरवाज़ा खोला। ओह, तुम यहाँ माही? जी सर, आज जानकी मैडम की ड्रेसिंग करने के लिए नहीं आएंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनते ही अभिमन्यु ने भौं सिकोड़ते हुए कहा, माही, ये कैसा मजाक है? अगर जानकी की तबीयत खराब है तो दूर से नर्स आ सकती है ना? डॉक्टर शशांक ने क्लियर मना कर दिया कि अधीरा को किसी तरह की कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसका असर सीधा मैडम के दिमाग पर पड़ेगा। अभिमन्यु, हाँ ये है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? माही सब कपाते हुए बोली, यस सर। अभिमन्यु अपने कपड़े चेंज किया, फिर डेटॉल से हैंड वॉश किया। माही को भी हैंड वॉश करने के लिए बोला। अधीरा के ईचिंग होने लगी थी। अभिमन्यु को देखते ही अधीरा उठने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ सबीर जी, मुझे चेंज करना है, जानकी को बुला दीजिए। अभिमन्यु अधीरा की तरफ देखा तो काफ़ी परेशान लग रहा था। फिर माही रूम में आई। अधीरा बड़ी आंखें करते हुए बोली, अभिमन्यु को देखी, अबीर जी आप यहाँ, जानकी कहाँ है? अभिमन्यु अधीरा के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए कहा, देखो अधीरा, आज जानकी नहीं आएगी, हमें ही तुम्हारी ड्रेसिंग करनी होगी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा और ज़रा भी दर्द नहीं होने दूँगा। अभिमन्यु अधीरा का घाव डेटॉल से साफ करता हुआ, अधीरा दर्द से कराह उठती है। अभिमन्यु का हाथ हटाते हुए, प्लीज़ सबीर जी, बहुत दर्द हो रहा है, अधीरा ने चीखते हुए अभिमन्यु को कहा। फिर माही ने धीरे से अधीरा का घाव डेटॉल से साफ किया। अधीरा माही के नाखून गड़ा दी। माही ने जब अधीरा का गहरा घाव जख्म देखा तो पीछे हट गई। सर, ये सब मुझसे नहीं हो रहा। अभिमन्यु ने जल्दी से मुंह से भाप दी और घाव की ड्रेसिंग कर दी। माही दूर खड़ी दोनों का प्यार देखकर शॉक्ड थी। कैसे अजनबियों की तरह मिलने वाले लोग एक दूसरे की जान बन गए। उसके ओठों पर खुशी के भाव तैरने लगे। अभिमन्यु पीछे मुड़कर देखा तो माही दोनों को टकटकी लगाए देख रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। तभी किसी ने जोर से दरवाजे में धक्का दिया। आखिर दरवाजे के पीछे कौन था, जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।